डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो बच्चे, आपको पता ही है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, जब से वो पैदा हुआ है उसके बाद वो इवॉल्व ही करता है, और इस प्रोसेस को हम लोग एवोल्यूशन कहते हैं। हम अलग अलग बुक्स में पढ़ते हैं एवोल्यूशन ऑफ कैमल, एवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स, देन एवोल्यूशन ऑफ एलिफेंट, एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। तो सिमिलरली एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग जो है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जब ह्यूमन इवॉल्व हो रहा होगा, दैट इज़ प्राइमेट से वो इवॉल्व हुआ है, ठीक है। तो जब ह्यूमन इवॉल्व हो रहा होगा उस टाइम पर एज सच कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई है कि कोई कहे कि देखो जी मैंने वीडियो बनाई हुई है कैसे कैसे ह्यूमन इवॉल्व कर रहा था। अनडाउटली हम ही तो हैं वो। और उस टाइम पर कोई लिटरेसी भी नहीं थी कि कोई रिटर्न कंटेंट छोड़ जाएगा कि पहले ऐसे होते थे उसके बाद ऐसे थे। इट मीन्स जो भी हमारे पास थ्योरीज हैं वो बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस एविडेंसेस है, बेस्ड ऑन देयर फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं। जो जो हमें फॉसिल रिकॉर्ड मिलते हैं हम अज्यूम करके चलते हैं कि ये कार्बन डेटिंग किस ईयर्स को बिलोंग कर रही है और उस टाइम पे इसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा हुआ होगा, इसका खाना पीना कैसे होता होगा, और उसी सर्कमस्टांसेस एविडेंसेस के बलबूते पर, मतलब फॉसिल रिकॉर्ड के बलबूते पर हम लोग अज्यूम कर कर, जैसे आर्कियोलॉजिकल को पता होता है, तो हम एक प्रॉपर थ्योरी दे पाते हैं कि भाई उस टाइम में ये चेंजेस आई, उसके बाद ये चेंजेस आई, तो कैसे कैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस आई और कैसे कैसे ह्यूमन जो एंसेस्टर थे उनमें बदलाव आता गया। तो पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि ह्यूमन की एवोल्यूशन शुरू कहाँ पे हुई। तो मोस्टली जो हमारे पास एविडेंसेस हैं वो बिलोंग करते हैं अफ्रीका या फिर एशिया को। तो इट इज़ प्रज्यूम टू बी कि ह्यूमन जो इवॉल्व हुआ है वो एशिया एंड अफ्रीका में ही इवॉल्व हुआ है एंड नोवेयर एल्स। ठीक। दूसरा क्वेश्चन कि ह्यूमन कहाँ से इवॉल्व हुआ होगा। तो बच्चे देखो, हमें पता है कि जो पहले मैमल थे वो पेड़ों पे रहते थे, जैसे आजकल के मंकी है तो वो पेड़ों पे भी रहते हैं और कई बार वो ग्राउंड पर भी आ जाते हैं। तो पहले जब ये एर्बोरियल लाइफ लीड कर रहे थे, एर्बोरियल का मतलब जब ये पेड़ों के ऊपर रह रहे थे तो ये अपने हाथ और पाँव दोनों को यूज़ करते थे चलने के लिए, टहनियों को पकड़ने के लिए या ग्राउंड पर चलने के लिए, जिसे हम क्वाड्रिपेडल मूवमेंट कहते हैं, राइट। जब इन्होंने ज़रूरत समझी कि अब हमें पेड़ से हटकर ज़मीन पे चलना है तो ऑब्वियसली बात है इन्होंने क्या मेजर चेंजेस लाई, जैसे वो क्वाड्रिपेडल से बाईपेडल पर आ गया। क्वाड्रिपेडल का मतलब पाँव और हाथों दोनों से चलना, राइट। तो हम कैसे चलते हैं, पाँव के पे, हम हाथों को यूज़ नहीं करते हैं। तो क्वाड्रिपेडल से बाईपेडल के ऊपर आना, ठीक। सो जो बॉडी हॉरिजेंटल थी अब वो अपराइट पोस्चर एक्वायर कर चुकी है। हमारी स्पाइनल कॉर्ड में कर्व्स में चेंज आना, और हमारा जो स्कल है इसमें बदलाव आना, हमारे ब्रेन के साइज का बढ़ जाना। और सबसे रिमार्केबल एवोल्यूशन तब होना शुरू होगी जब हमारे हाथ फ्री हो गए, क्योंकि जब तक हम हाथ से चलते थे ज़मीन के ऊपर तो हम इतनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसे ही हमारे हाथ फ्री हुए देन वी स्टार्टेड इवॉल्विंग, क्योंकि अब हम अपने फ्री हैंड को किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर सकते थे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट स्टेजेस आई होंगी और क्या क्या उनमें बदलाव नज़र आए हैं हमें। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक इंट्रोडक्टरी दूंगा बेस्ड ऑन देयर स्कल। तो यहाँ पर डिफरेंट ह्यूमन की जो ब्रांचेस हैं, एंसेस्टर हैं, उनके ये स्कल हैं। सबसे पहले चिंपैंजी के हैं, उसके बाद डिफरेंट जो हम बाद में भी पढ़ेंगे। आप देखिए स्कल ओवरऑल देखने में सेम लगते हैं लेकिन देयर इज रिमार्केबल डिफरेंसेस। तो चिंपैंजी का देखिए हेड बिल्कुल छोटी पोजीशन का लग रहा है, जॉ प्रोट्रूडेड है उसके, टीथ देखिए प्रोमिनेंट हैं, और उसके बाद देखिए धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होता जा रहा है, और सबसे लास्ट में जो है वो ह्यूमन का आ रहा है ना। तो क्या क्या चेंजेस आप इस स्कल में देखते हैं वो यहाँ पे डायग्रामेटिकली 3D की फॉर्म में दिखाया होगा। ऑर्बिट के साइज को आप देख लीजिए, आईब्रो के रिजेस को आप देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे नॉमेनक्लेचर में आपको दिखाया जा रहा है कि सबसे पहले चिंपैंजी है, उसके बाद ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का है, होमो हैबिलिस का है, होमो इरेक्टस का है, नींडरथल का है, होमो सैपियन का है।
तो सबसे पहले बच्चे मैं आपको बता देता हूँ कि ह्यूमन बीइंग जब इवॉल्व हो रहा था तो तब सिर्फ हम ही नहीं बने थे, हमारे काफ़ी भाई बंधु भी थे जो साइड ब्रांचेस में बने थे और वो एक्सटिंक्ट भी हो गए थे। ठीक है, देयर इज नो सच ए स्ट्रेट लाइन यू कैन से। तो कुछ दूसरे के साथ मर्ज हो गए और कुछ जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए। अब देखिए इस स्कल का साइड व्यू करके दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आप इनके साइड व्यू में स्कल को कंपेयर करके देखिएगा तो कैसे लगता है। अब आप साइड व्यू को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो जा बाहर की तरफ प्रोट्रूडेड था चिंपैंजी से लेके ह्यूमन के आते आते वो जा प्रोट्रूडिंग नहीं रहा, वो पीछे की तरफ जाना शुरू हो गया हुआ था। आईब्रो रिजेस जो कि प्रोमिनेंट थे चिंपैंजी में, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस में, वो इतने प्रोमिनेंट नहीं रहे एज इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये बिल्कुल मैंने ऐसे स्कल को लगा के दिखाया यहाँ पे। तो आप देखिए स्कल में ही पता चल जाता है कि जो सबसे ओल्डेस्ट एंसेस्टर है उसका जाव बाहर की तरफ है, उसके आईब्रो के रिजेस उभरे हुए हैं। और अगर आप बैक साइड से देखेंगे तो आप देखोगे कि इनके स्कल का साइज भी धीरे धीरे बढ़ा है चिंपैंजी से लेके ह्यूमन बीइंग। इट मीन्स कि सिर्फ जा में या आईब्रो रिजेस में या नोज में, चिक बोन्स में फर्क नहीं पड़ा, ओवरऑल ब्रेन के साइज में भी फर्क पड़ा है। दैट इज बाय स्कल का साइज बढ़ा है। ये देखिए ब्रेन के जो ओवरऑल साइज हैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कितना छोटा सा चिंपैंजी का है और सबसे प्रोमिनेंट जो है वो होमो सैपियन का है। तो पहले स्कल के बारे में दिखाई जा रही थी, अभी होमो सैपियन का लास्ट में अप टू होमो सैपियन का दिखाया जा रहा है ब्रेन के साइज को। ठीक, अब ब्रेन के साइज को जैसे स्कल में हमने घुमाकर देखा था किस तरीके से वेरिएशन है, इसी तरीके से ब्रेन को भी हम घुमा के देख रहे हैं। तो ये थोड़े से हमने ऑफशूट के नाम लिखे हैं, ह्यूमन एवोल्यूशन में और बड़े सारे नाम हैं। ये सिर्फ दिखाने का तरीका है कि देखिए बदलाव आया है। अगर हम चिंपैंजी से कंपेयर करेंगे जिससे हम इवॉल्व हुए, तो ह्यूमन में आते आते ब्रेन के साइज में भी काफ़ी वेरिएशन आ गई है, जो कि नेसेसिटी था ह्यूमन के इवॉल्व होने के लिए। तो सबसे पहले जैसे मैंने बात की, हम आर्बोरियल लाइफ लीड करते थे एंड दैट इज कंसिडर्ड टू बी द एंसेस्टर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, तो उसे हम बोलते हैं प्रोप्लियोपिथिकस। इसके फर्स्ट फॉसिल जो थे नोन एज एप वाज ऑब्टेन फ्रॉम फेमिन डिपॉजिट ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट में सबसे पहले इसका फॉसिल मिला था और इसका नाम जो रखा गया था वो प्रोप्लियोपिथिकस लिखा गया था। ये हम कंसिडर करके चलते हैं कि ये रहते होंगे आज से 30 से 35 मिलियन ईयर्स एगो। ये MYA का मतलब है मिलियन ईयर्स एगो। और इसके फॉसिल क्या मिला था हमें, बेसिकली इसका जॉ और टीथ हमें मिला था सबसे पहले, सो रिप्रेजेंटेड बाय फॉसिल ऑफ जॉ एंड टीथ। इनका स्ट्रक्चर छोटा था, शॉर्ट स्ट्रक्चर के थे और मंकी जैसे इसके दांत थे। इंसीजर टीथ वर्टिकल थे रादर देन डायरेक्टेड फॉरवर्ड। तो इसके बाद जो आता है बच्चे वो है ड्रायोपिथिकस। ड्रायोपिथिकस जो है 25 मिलियन ईयर्स एगो इसके फॉसिल हमें मिलते हैं, इससे रिसेंट कोई नहीं है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी कि ये ग्रुप में एग्जिस्ट करते थे और इसे हम ग्रुप ऑफ एप्स भी कहते हैं, जिसका नाम बोलते हैं ड्रायोपिथियंस। ड्रायोपिथिकस के आगे क्या आता है, इनके जो पहले नाम थे वो थे प्रोकोंसल। तो स्पीशीज वाइज बोला जाए तो ये है ड्रायोपिथिकस अफ्रीकेंसिस, क्योंकि ये अफ्रीकन में ज़्यादा मिले हुए हैं। ये क्लोज रिजेंबल शो करते हैं चिंपैंजी के साथ एंड इज कंसिडर्ड टू बी फोरनर ऑफ मैन। तो जो कि ये चिंपैंजी के साथ क्लोज रिलेशन जो है वो शो करते हैं, लेकिन ये मान के चलते हैं कि इसी ने आगे जाके मैन बनाया होगा जो आज का मॉडर्न मैन है। इनकी आर्म और लेग्स सेम लेंथ की थी और ये नक्कल वॉकर थे। अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखेंगे तो ये थोड़ा इरेक्ट पोस्चर इसने एक्वायर करने की कोशिश की हुई है, बट अभी भी इसके हाथ जमीन को टच करते थे, इस तरीके से चलते थे। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज नक्कल वॉकर। इसके लार्ज कैनाइन होते थे और इंसीजर भी। ये फ्रूट और लीव्स को खाते थे और इसे सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया वो शिवालिक हिल्स में किया गया। तो बच्चे जो इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करने वाली है ये कि ये है जो डायरेक्ट फोररनर है ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए, मतलब मॉडर्न मैन के लिए। दूसरा, नक्कल वॉकर हो चुके थे, मतलब अब ये क्वाड्रीपिडल नहीं थे, बाइपिडल मूवमेंट पे ऑलमोस्ट आ चुके थे ये। ऑल्दो इरेक्ट पोस्चर इसका जो है अच्छे तरीके से नहीं हुआ था।
ठीक, और ये शिवालिक हिल से मिले थे। इसके बाद आता है रामापिथिकस। जो रामापिथिकस के फॉसिल हैं ये डिस्कवर हुए थे अफ्रीका और एशिया में, इंक्लूडिंग इंडिया में। उसका नाम रामापिथिकस और सिबापिथिकस रखा गया आफ्टर द नेम ऑफ हिंदू डाइटी, हिंदू गॉड रामा एंड शिवा। इसे एडवर्ड लीस ने इन 1930 में डिस्कवर किया था फ्रॉम शिवालिक हिल्स इन नॉर्दर्न इंडिया। इनके रेड्यूस कैनाइन है, स्मॉल इंसीजर है, लो क्रोन है मोलर के ऊपर और थिक लेयर है इनेमल की। क्योंकि इसमें थिक लेयर है इनेमल की, वो सुजेस्ट करता है कि ये सीड, नट्स एंड फ्रूट की हार्ड कवरिंग को खाने में हेल्प करते थे। इनके जो टीथ हैं वो अडाप्टेड हैं फॉर ग्राइंडिंग के लिए। क्योंकि इनमें कैनाइन इतने अच्छे डेवलप नहीं है, सो ये टीयरिंग में इनके टीथ काम नहीं आते थे। तो टीयरिंग मतलब फ्लैश को खाने के लिए। सो इट मीन्स ये मीट वगैरह नहीं खाते थे, एनिमल का शिकार नहीं करते थे। डेंटल आर्च इनकी वी शेप है। ये 14 से 15 मिलियन ईयर एगो रहते थे, डेट इज मायोसिन पीरियड में रहते थे। रामापिथिकस को कंसीडर किया जाता है कि ये जो है वो एंसेस्टर था एप का रादर देन ह्यूमन बीइंग। तो आप बच्चे डिफरेंस को नोट कीजिए। ड्रायोपिथिकस में मोर सिमिलैरिटी है ह्यूमन लाइक एज कंपेयर टू रामापिथिकस। तो रामापिथिकस जो है मोस्टली रिजेंबल करता है एप से, लेकिन ड्रायोपिथिकस जो है मोस्टली रिजेंबल करता है ह्यूमन बीइंग के एंसेस्टर के लिए। अगर आप फोटो में भी देखो तो देखो ड्रायोपिथिकस जो था वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट चलने की कोशिश कर रहा था, सिर्फ उसके हैंड जमीन को टच कर रहे थे। लेकिन इसको ध्यान से देखोगे तो इसका इरेक्ट पोस्चर उतना नहीं है जितना ड्रायोपिथिकस का है। और इसकी डेंटल आर जो है वो वी शेप है, जो कि यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एप वाला। तो फोटोज में भी अगर आप देख लो एज गुड एज जो हमने एक्सप्लेन भी किया है, दोनों तरीके से पता चलता है कि ड्रायोपिथिकस मोर एडवांस है देन रामापिथिकस से। फिर आता स्टेलियोपिथिकस। ये फुली बाइपीडल होमिनिड थे। इनका स्मॉल ब्रेन था। ये 4 से 15 मिलियन ईयर अगो रहते थे। पहला फॉसिल स्कल कैप का फाउंड हुआ था, एक बच्चे का था वो। इसे सबसे पहले रेमंड ए डॉट ने 1924 में डिस्कवर किया था और इसको कहा जाता था ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, दैट इज साउदर्न एप। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस का मतलब ही होता है साउदर्न एप। शॉर्ट स्ट्रक्चर था, 4 से 5 फीट इनकी हाइट थी। नियरली ये वॉक करते थे स्ट्रेट में ऑन 2 हाइंड लेग्स। ये ओपन में रहते थे और इन्होंने गिव अप कर दिया था एर्बोरियल लाइफ। मतलब ये पेड़ों पे नहीं रहते थे, जमीन पे रहते थे, ओपन में रहते थे। इट डजंट मीन कि वो गुफाओं में रहते थे, वो आगे जाके आएगा। अडाप्टर थे ये बाइपीडल लोकोमोशन के लिए। और यूनिक फीचर है कि इनमें डिस्टिंक्ट लंबर कर्व आ चुकी थी जो पीछे किसी में भी नहीं थे। इनकी जो एंकल की बोन थी वो ह्यूमन से रिजेंबल करती थी एंड इट इज इन बिटवीन टिपिकल एप एंड ह्यूमन, मतलब इंटरमीडिएट है। क्रेनियल कैपेसिटी जो है इनकी वो 450 से लेके 600 सीसी के बीच में है। तो देखिए एक स्टेप और एवोल्यूशन हो चुकी है कि डिस्टिंक्ट लंबर कर्व आ चुकी है जो कि पहले नहीं थी। दूसरा, क्रेनियल कैपेसिटी भी बढ़ चुकी है और इनकी जो एंकल की बोन है वो एप से थोड़ी अलग हो चुकी है। थोड़ी बहुत ये एप से रिजेंबल करती है और थोड़ी बहुत ये ह्यूमन बीइंग से रिजेंबल करती है ना। तो एक कदम और इवॉल्व हो चुका था ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। फिर ऑस्ट्रेलियोपिथिकस का आगे और पढ़ते हैं। इनका प्रोट्रूडिंग जॉ था, टीथ लार्जर देन मॉडर्न मैन थे। डेंटल आर्च देखिए, अब ये स्मूथ राउंडेड पैराबोला बन गए थे। मतलब एप वाला डेंटल आर्च भी नहीं रहा, अब ये यू शेप मतलब पैराबोला टाइप का डेंटल आर्च बन चुका था। सीमियन गैप जो इंसीजर और कैनाइन के बीच में होता है एप में, वो इसमें नहीं था। सो इसमें सीमियन गैप भी खत्म हो चुका था। सीमियन गैप क्या होता है कि हमारे जैसे टीथ इंसीजर और कैनाइन आपस में साथ साथ में है, एप में इंसीजर और कैनाइन के बीच में स्पेस होती है। देन आता है फेस। इनका फेस प्रोग्नेथस था और चिन एब्सेंट थे। आईब्रो रिजेस प्रोजेक्टेड थे ओवर द आई। और इनकी 2 स्पीशीज थी। एक स्पीशीज है ग्रेसाइल फॉर्म जिसका साइंटिफिक नेम है ऑस्ट्रेलियोपिथिकस अफ्रीकैनस, और दूसरी थी रोबस्ट फॉर्म जिसका साइंटिफिक नेम है ऑस्ट्रेलियोपिथिकस रोबस्टस, है ना। तो ग्रेसाइल फॉर्म और रोबस्टस फॉर्म ये 2 स्पीशीज हैं ऑस्ट्रेलियोपिथिकस की जो मार्जिनली एक दूसरे से वेरी करते हैं। क्या उनकी सिमिलैरिटी है, और मोर प्रोबेबली हम डिसिमिलैरिटी की बात करें तो उनमें क्या क्या यूनिक कैरेक्टर हैं जो एक दूसरे से अलग करते हैं, वो उसके बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन आप इस चीज़ को नोटिस कर लीजिएगा कि एक कदम आगे एवोल्यूशन में बढ़ चुके हैं
जो एप का वी शेप की आर्च थी अब नहीं रही, अब ये पैराबोला बन चुकी है। सीमियन गैप जो एप में होता है वो इनमें खत्म हो चुका हुआ है। तो चलिए बच्चे अब इनके सब स्पीशीज या स्पीशीज के बारे में पढ़ते हैं। तो ग्रेसाइल फार्म और रोबस्टस फार्म की आप फोटोज को देख सकते हैं, ये हमने इंटरनेट से ली हुई है। दोनों फोटो में देख के भी आपको पता चल जाएगा कि जो ग्रेसाइल फार्म था ये कंपैरेटिवली जो है ये थोड़ा लीन एंड थिन है, फिट है, आप लगा सकते हो। रोबस्ट फॉर्म में है, जैसे नाम भी इंडिकेट करता है। ग्रेसाइल 1.2 मीटर टाल थे, 25 से 30 केजी इनका वेट था। टीथ सिमिलर थे मॉडर्न मैन की तरह, लेकिन मोलर इनके अभी भी थोड़े बड़े थे अगर हम अपने आप से कंपेयर करें, और स्ट्रॉन्गर भी। रोबस्टस इनकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा थी, 1.5 मीटर ये टाल थे, बट इनका जो वेट है वो ट्वाइस था, मतलब डबल था ग्रेसाइल फार्म से। ये मैसिव चीक्स थे इनकी, टीथ इनके काफ़ी स्ट्रांग थे, बड़े थे, जो इंडिकेट करते हैं कि ये प्योर वेजिटेरियन नेचर के होंगे, मतलब कच्चा कंदमूल खाते होंगे, तभी इनके दांत ऐसे हैं। तो देखिए दोनों में क्या है, एक ही पीरियड में रह रहे हैं लेकिन दोनों में डिफरेंसेस आ चुका है, बॉडी के शेप के हिसाब से, इनकी हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से, एज वेल एज इनके जो टीथ के स्ट्रक्चर के मुताबिक भी अगर हम देख लें। वो है होमो हैबिलस। तो होमो हैबिलस को हम लोग हैंडीमैन भी कहते हैं, फर्स्ट टूल मेकर होमिनिड भी कहते हैं, क्योंकि ये पहले ऐसे थे जिन्होंने पहली बार कोई टूल बनाया था, अपने हाथ का यूज़ किया था टूल्स बनाने के लिए। ऑब्वियसली बात है, टूल्स बनाए होंगे तो ही इनकी लाइफ में बाकी चेंजेस आई होंगी। फ्री हैंड हो चुके थे और फ्री हैंड को तो यूज़ करेंगे, ठीक। तो वो क्या किया था, टूल मेकिंग में। प्लेस्टोसीन एज में ये रहते थे, अबाउट 1.75 मिलियन टू 2 मिलियन ईयर्स एगो। इनके जो फॉसिल्स थे वो हमें मिलते हैं कहाँ पर, अल्डवाई गॉज। और किसने ढूंढे थे, मैरी लीकी ने, ल्यूस लीकी ने इन 1960-61 में, और देन रिचर्ड लीकी ने, मतलब लीकी फैमिली ने इसको डिस्कवर किया था। ये फुली इरेक्ट चलते थे, इनके हैंड्स हमसे मिलते जुलते थे और मैनुअल डेक्सटरिटी भी। ये क्या करते थे, हैंड से स्टोन के टूल बनाते थे जो कि डिगिंग पर्पस के लिए यूज़ किए जाते थे, अंडरग्राउंड फूड एंड किलिंग स्मॉल एनिमल्स। तो नेचुरली बात है, पहली बार टूल्स बनाए हैं जो कि स्टोन की फ्लेक से बनाए हैं, तो इतने वो तेज तो नहीं है कि बड़े बड़े शिकार कर सके, लेकिन हाँ छोटे छोटे एनिमल का शिकार करना इन्होंने शुरू कर दिया हुआ था। ये क्रूड चॉपर बनाते थे, फ्लेक्स बनाते थे, ठीक। साइज ऑफ क्रेनियल कैपेसिटी जो थी इनकी 700 टू 800 सीसी थी, और ये कार्निवोरस थे। कार्निवोरस के साथ साथ अब ये स्मॉल बैंड में रहते थे। तो देखो अब क्या बदलाव आ चुका है कि पहले ये इरेक्ट पॉस्चर की तरफ मूव कर रहे थे कि हमारा इरेक्ट पॉस्चर होना चाहिए ताकि हमारे हाथ फ्री हो जाएं, और जब इनके हाथ फ्री हुए तो वही एनिमल जो इनका शिकार करते थे अब ये औजार बनाना शुरू कर रहे हैं कि हम उनका शिकार करेंगे, अपने बचाव के लिए भी और खाने के लिए भी। तो सबसे पहले जो इन्होंने औजार बनाए हैं वो पत्थरों को तोड़कर जो फ्लेक्स बनती हैं वो वाले औजार, ठीक बच्चे। फिर आता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस की फॉसिल डेट बैक चलती है 8 लाख टू 30,000 ईयर्स एगो, जिसे सबसे पहले यूजीन डूबियस ने ढूंढा था जावा से। इसे पहले हम लोग कहते थे पिथिएंथ्रोपस इरेक्टस, मीनिंग एप मैन जो इरेक्ट चलता है, जिसके फॉसिल जो है डिस्कवर किए गए थे, और इसका नाम था जो उसके दूसरे भाई बंधु का, सिनांथ्रोपस पैकियंसिस। तो बाद में क्या किया गया, पिथिएंथ्रोपस और सिनांथ्रोपस ये वाले जीनस का नाम चेंज कर दिया गया बाय होमो इरेक्टस। सो पिथिएंथ्रोपस इरेक्टस जो है नाम चेंज करने के बाद बन गया होमो इरेक्टस इरेक्टस, और सिनांथ्रोपस पैकियंसिस बन गया होमो इरेक्टस पैकियंसिस, है ना। तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, जो जीनस के नाम थे पिथिएंथ्रोपस और सिनांथ्रोपस, बस इसकी जगह आप होमो इरेक्टस लगा दोगे तो आज के टाइम की जो नॉमेनक्लेचर है वो एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ये जावा में ढूंढा गया था, राइट। फिर आता है होमो इरेक्टस का आगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ये हंटर थे और फूड गैदरर थे। ये यूज करते थे टूल फॉर हंटिंग एंड बचरिंग डियर, एंटीलोप, एवं बड़े बड़े एनिमल का भी ये शिकार करते थे। इन्होंने क्या किया, स्टार्टेड यूजिंग बोन एंड वुडन टूल। तो पहले ये पत्थरों के टूल यूज करते थे जो पीछे पड़ा, अब धीरे धीरे ये क्या
लकड़ियों के टूल को भी यूज़ कर रहे थे, इवन हड्डियों को भी एज ए टूल यूज़ करते थे, चाहे वो एलिफेंट की हड्डी है या राइनोसिरोस की हड्डी है। और ये समझ चुके थे, सीख चुके थे कि फायर को कैसे यूज़ किया जाता है कुकिंग पर्पज़ के लिए। मोस्टली जो इनके डिस्कवरियाँ थी वो बाय लक थी। जैसे फायर, इन्होंने लकली 2 पत्थरों को गलती से रगड़ लगी तो इनको पता चल गया कि फायर जलती है, जो कि एक काफ़ी अच्छा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ एवोल्यूशन के लिए। ये नोमैड थे जो एक जगह पे नहीं टिकते थे लेकिन स्मॉल ग्रुप में रहते थे। पीपल जो हैं वो कपड़े पहनते थे और वो कपड़े बने होते थे स्किन के। कुछ जो है वो मूव कर गए थे केव में ताकि अपने आप को बचा सकें कोल्ड वेदर से। देखिए अब इनका दिमाग नेचुरली यार, ब्रेन का साइज बढ़ रहा है जैसे मैंने पहले बताया, तो ब्रेन के साइज बढ़ने से इनको पता चल गया कि हम टूल्स बनाएंगे और बेहतरीन टूल बनाएंगे, अपनी रक्षा करेंगे, बड़े बड़े एनिमल्स को भी मार सकते हैं। और अब इन्होंने एक कदम और सोचा कि हम कपड़े भी पहनेंगे सर्दियों से बचने के लिए, और हम बाहर नहीं रहेंगे, हम गुफाओं में रहेंगे ताकि सर्दी से बचा जा सके। हम आग को भी यूज़ करेंगे और ये आग का यूज़ करते थे कुकिंग के लिए। कुकिंग आज के टाइम की कुकिंग नहीं, उस टाइम की कुकिंग जो ये मीट जब खाते थे कच्चे की जगह आग में भूनते थे फिर खाते थे। तो राइट, देखिए स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, चीज़ें विकसित हो रही हैं, ब्रेन के साइज के बढ़ने से इनकी इंटेलिजेंस लेवल बढ़ रही है। और अब ये इन्वायरमेंट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, अब ये इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो अब आता है होमो इरेक्टस की आगे जो टाइप्स आती हैं या स्पीशीज आती हैं। जावा मैन थी और पेकिंग मैन थी। जो होमो इरेक्टस था दैट इज जावा मैन, इसके फॉसिल फाउंड हुए थे 1891 बाय डूबियस। क्रेनियल कैपेसिटी 940 सीसी थी। चिन इनमें नहीं थी और आईब्रो रिजेस जो थे वो प्रोमिनेंट थे, हैवी थे। अगर हम पेकिंग मैन की बात करें तो फॉसिल जो है डिस्कवर किए गए थे डेविसन ब्लैक ने। क्रेनियल कैपेसिटी जो थी वो थी 850 टू 1200 सीसी, जावा मैन से थोड़ी बेहतर। चिन अभी भी नहीं बनी थी और आईब्रो रिजेस जो थे वो स्लांटिंग थे ऑन द फोरहेड। तो दोनों में सिमिलैरिटी काफ़ी हद तक है और थोड़ा सा डिफरेंस भी दिखता है। जो जावा मैन है इसके आईब्रो रिजेस प्रेजेंट थे ओवर द आई और हैवी थे, लेकिन दूसरों के थोड़े लो थे और स्लांटिंग थे। ठीक, चिन दोनों में एब्सेंट थी और क्रेनियल कैपेसिटी में मार्जिनली फर्क है। देन आता है निंडरथल। ये पहली बार निंडरथल जो कि जर्मनी में है वहाँ से डिस्कवर हुए, डेट इज़ वाई हम निंडरथल मैन भी कहते हैं। और होमोसैपियन की इस स्पीशीज को हम लोग होमोसैपियन निंडरथैलेंसिस बोलते हैं, जो कि 1,50,000 साल पहले एराइज हुए थे। आज के टाइम पे ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और कहते हैं कि ये 25,000 साल पहले भी एक्सटिंक्ट हो चुके थे। जहाँ डीप था, चिन अभी भी इनकी नहीं बनी हुई थी। क्रेनियल कैपेसिटी जो है 1450 सीसी की थी। और देखिए अब ये एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं क्रेनियल कैपेसिटी के बढ़ जाने से। अब ये डेड बॉडी को एज सच नहीं छोड़ देते थे, उनको ये वरिड करते थे। ठीक, अब इनको लगता था कि एक रिस्पेक्ट पे कर देनी चाहिए, डेड बॉडी को एज सच नहीं थ्रो कर देना चाहिए कि कोई एनिमल खा जाए। लेकिन अगर आप कहो कि एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन में कोई प्रोग्रेस हुई, नहीं, अभी ये एग्रीकल्चर डोमेस्टिकेशन की तरफ नहीं बढ़े हुए थे। निएंडरथल जो है कहा जाता है कि एक्सटेंड नहीं हुए, बट ये क्रो मैग्नॉन के साथ मर्ज हो गए हुए थे। तो बच्चे निएंडरथल में देखिए एक तो ब्रेन का साइज बढ़ चुका है, दूसरा सभ्यता आना शुरू हो चुकी है। ठीक, तो डेड बॉडी को ये बरीड कर रही हैं रादर देन लिविंग इट एज सच। और दूसरी बात है कि ये कहा जाता है कि ये एक्सटेंट नहीं हुए हैं, जो इसके बाद के आए हुए हैं डेट इज क्रो मैग्नॉन, ये उनमें मिक्स हो चुके थे। राइट बच्चे, तो निएंडरथल तक होपफुली आपको सारे जो पीछे हमने पढ़े हैं उसकी नॉलेज आ चुकी होगी। आपने ये देख लिया होगा कि कैसे कैसे एडवांसमेंट हो रही है और किस तरीके से एडवांसमेंट होते होते टूल्स के विकास को लेते हुए जो ह्यूमन बीइंग है डेट इज होमोसैपियन था, तो वो किस तरीके से विकास कर रहा था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक कदम और आगे बढ़ेंगे और वो आता है क्रो मैग्नॉन। तो बच्चे ये इमेजेस जो है ये नेट से ली हुई है, डजंट मीन कि यही क्रो मैग्नॉन है। इट्स ए इमेजेस फॉर रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द इंटरनेट, नथिंग फ्रॉम माई साइड। तो ये क्या है, ये 30,000 साल पहले जो है अराइज हुए थे निएंडरथल से, और कहा जाता है ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं 20,000 साल पहले।
और ये क्या करते थे, लिव करते थे इन केव इन लार्ज ग्रुप में और परमानेंट बेसिस पे ये रहते थे, ठीक है। और ये कपड़े पहनते थे स्टिच करके, और वो कपड़े क्या होते थे, एनिमल्स की स्किन, मतलब एनिमल्स को मारते थे और उनकी स्किन को निकाल लेते थे, उसको एज ए कपड़े की तरह यूज करते थे। इनकी लार्ज स्कल थी, ठीक, ब्रॉड फेस था, राउंडेड फोरहेड था, नैरो बट प्रोमिनेंट चिन थी। इससे पहले चिन भी नहीं थी, लेकिन अब चिन आ चुकी थी। और इनमें आईब्रो रिजेस नहीं थे। सो आईब्रो रिजेस जो करेक्टरिस्टिक फीचर है एप वाले, चिन का ना होना, आईब्रो रिजेस का प्रोमिनेंट होना, वो दोनों खत्म हो चुके थे। क्रेनियल कैपेसिटी जो थी वो 1600 सीसी थी, मतलब ह्यूमन बींग से भी थोड़ी ज्यादा। तो फिर आता है टूल्स के लिए। तो इनके जो टूल्स थे वो किसके होते थे, एरो हो गया, जस्ट स्पीयर हेड हो गया, उसके लिए मतलब तीर वगैरह चलाते थे, बाला चलाते थे। और ये क्या करते थे, ऑर्नामेंटल पहनना बड़ा पसंद करते थे, अपनी बॉडी को डेकोरेट करना इनको बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन अभी भी इनको एग्रीकल्चर या डोमेस्टिकेशन का इतना ज़्यादा नहीं था। हाँ, ये रिलीजन्स को जो है वो मानना शुरू कर गए थे। सबसे यूनिक फीचर है केव पेंटिंग। देखिए उस टाइम पे कोई भी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन ऐसा सच नहीं था, रिटन डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर भी इतनी ब्यूटीफुली केव पेंटिंग की है जो डिपिक्ट करती है उस टाइम पे कैसे एनिमल थे, और जो साइंटिस्ट भी देखे हैरान है। हंटिंग एंड गैदरिंग जो थे वो करते थे ये बाय टूल ऑफ स्पीयर एंड एरो, ठीक। और ये क्या करते थे कि जो बच्चे को जन्म देते थे ना, वो बच्चा थोड़ा इमेच्योर होता था। वो क्यों इमेच्योर होता था, क्योंकि फीमेल की जो पेल्विस है उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा था कि जो डिपिक्ट करे कि इसकी पेल्विस से बच्चा इमेच्योर स्टेज में निकल सकता है, मैच्योर स्टेज में नहीं निकल सकता। वो इंडिकेट करता था कि ये मोर देन ज़्यादा सोशलाइज होंगे बच्चे की देखभाल के लिए, ठीक। कल्चरली ये पीपल जो थे वो मोर एडवांस थे देन द अर्लियर फॉर्म। इससे पहले जितनी भी फॉर्म है कल्चरल वाइज ये उनसे मोर बेटर थे, ठीक है। देखो अब स्किन को यूज कर रहे हैं कपड़े की तरह स्टिच कर कर, तो इसका मतलब ये कल्चरली साउंड हो रहे थे कि हमें अपने आप को ढक के रहना चाहिए, जो हमें सर्दी से भी बचाएगा और एज सच भी। तो दूसरी बात यह है कि औजार इनके तेज हो चुके थे, इंस्टेड ऑफ पत्थरों की फ्लेक्स को यूज करे अब ये बाला तीर ये चलाते थे। तो यहाँ से इंडिकेट करते हैं ये कल्चरली ज्यादा साउंड हो रहे थे। तो मैग्नान के बाद जो आता है पढ़ने के लिए वो है होमो सैपियंस सैपियंस, मतलब हम लोग। तो जब होमो सैपियंस सैपियन बना उस टाइम पर देखो सारी चीज़ें बदल चुकी थी। वो वाला ह्यूमन का एंसेस्टर जो भी पेड़ से उतरकर जमीन पर आया था, क्वाड्रीपिडल था, वो धीरे धीरे बाईपिडल पे आना शुरू हुआ। उसकी लंबर या बाकी कर्व्स बनना शुरू होगी जो वर्टिबल कॉलम्स की हैं। दांतों के साइज डिक्रीज करना शुरू हो गए, सीमियन गैप खत्म हो गया, डेंटल आर्च जो थी वो वी शेप यू शेप की आ गई, आईब्रो रिजेस उसके खत्म हो गए, चिन बन चुकी थी। तो कितनी मॉडिफिकेशन थी बॉडी के अंदर। अब जितना भी इसने इवॉल्व करना था वो कल्चरली इसने इवॉल्व करना था। तो अब ये क्या कर रहे थे कि ये कहा जाता है कि क्रो मैग्नान जो है वो बिटवीन द कंटेम्प्रेरी ह्यूमन एंड द क्रो मैग्नान देयर इज 10,000 ईयर्स, बट मॉडर्न मैन टुडे इज नॉट वेरी डिफरेंट फिजिकली फ्रॉम द क्रो मैग्नान। तो मॉडर्न मैन क्रो मैग्नान से टोटली इतना डिफरेंट नहीं है। मॉडर्न मैन जो है क्या करता है, ये अपार्ट फ्रॉम कल्चर इसने सीख लिया था कि फूड को कैसे ग्रो करते हैं, एनिमल को कैसे डोमेस्टिकेट किया जाता है। नोमैडिक लाइफ, एक जगह नहीं ठहरना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, वो उसने छोड़ दिया हुआ था। अब ये परमानेंट सेटलमेंट करते थे और इनकी सिविलाइजेशन विकसित होना शुरू हो चुकी थी। तो बच्चे आप इन सब एस्पेक्ट में पढ़ के एक चीज और सीखते हैं कि ये कि ह्यूमन ने खाली मार्फोलॉजिकल या एनाटॉमिकल चेंजेस नहीं आई, वो कल्चरली भी साउंड होता रहा और उसने अपना इंटेलिजेंस लेवल भी जो है वो यूज करना शुरू कर दिया। तो ये मैटर ऑफ सेरेंडिपिटी था, मतलब एक्सपेरिमेंट बाय चांस कि उनको फायर का आविष्कार के बारे में पता चला। फिर उन्होंने खाने को पकाना सीखा कि गलती से मीट का पीस गिर गया था खाने के अंदर, मतलब सॉरी फायर के अंदर। तो जब फायर से मीट का पीस निकाला, इनको लगा वो सॉफ्ट हो चुका है, तो इन्होंने फूड पकाना। तो फूड को जब इसने पकाया तो अब इनको लगा कि हाँ भाई अब दांत इतने स्ट्रॉन्ग की जरूरत नहीं थी। तो एवोल्यूशन में धीरे धीरे दांत भी इसके जो है वो मॉडर्न ह्यूमन बींग से रिजेंबल करना शुरू हो गए।
तो कुछ चेंजेस जो थी इसकी एनाटॉमिकल आई थी, कुछ इसने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर दिया तो इसकी बॉडी के अंदर अपने आप आना शुरू होगी। जैसे कि इसने कपड़े पहनना शुरू कर दिए, फायर को यूज़ करते थे सर्दी से बचने के लिए। तो ऑब्वियसली बात है जो बॉडी के ऊपर हेयर थे अब वो नहीं चाहिए थे, वो वेस्टिजल की फॉर्म में हो चुके थे। तो डेट वॉज ऑल अबाउट ह्यूमन एवोल्यूशन और कैसे कैसे इसमें बदलाव आए। जैसे मैंने पहले ही बोला, दीज आर ऑल बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। और नए फॉसिल डिस्कवर होंगे, वो कुछ और इन्फॉर्मेशन देंगे हमें, शायद कुछ लैक्यूना जो बीच में पड़ा हुआ है उसे भी वो, उस गैप को भी वो फिलअप कर दे। तो होपफुली बच्चे आपको इसके बारे में नॉलेज कुछ मिली होगी, तो आप इसे ध्यान से पढ़िए और इसकी तैयारी कीजिए। थैंक यू बच्चे।